पाठ्यक्रम में जो है हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए हैं वैदिक सभ्यता, ठीक है। और वैदिक सभ्यता का एक क्लास हुआ जिसके अंतर्गत जो है मुख्य रूप से वैदिक सभ्यता की पृष्ठभूमि और साथ ही साथ जो है वैदिक सभ्यता का जो स्रोत है, जो सोर्स है, ठीक है, उसका अध्ययन करे थे हम लोग पिछले क्लास में। आज हमारा फोकस रहेगा, ठीक है, पूर्व वैदिक सभ्यता का। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता जो है, जो कि एक नगरीय सभ्यता हुई, कौन सी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता का जब पतन होता है 1750 ईस्वी के आसपास, फिर 200 वर्षों तक कोई सभ्यता विकसित नहीं होता है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद 200 वर्षों के बाद जो है भारत में एक नवीन सभ्यता का विकास होता है जिसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। इसे वैदिक सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जानकारी हमें वेदों से मिलती है। कहाँ से मिलती है? वेदों से, इसलिए इसे जो है वैदिक सभ्यता कहा जाता है। अगर वैदिक सभ्यता की बात करें, इनका विकास कब से कब तक हुआ, तो वैदिक सभ्यता का आरंभ जो है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। और वैदिक सभ्यता को, ठीक है, हम दो कालखंडों में बांट सकते हैं, एक पूर्व वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का समय जो है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक है, जिसे ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूर्व वैदिक काल में किन वेदों की रचना हुई थी? ऋग्वेद की रचना हुई थी 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक। इसलिए इसे कहा जाता है ऋग्वैदिक काल, ठीक है। तत्पश्चात क्या होता है? 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व का जो समय होता है, इसे उत्तर वैदिक काल बोला जाता है। और इन काल में जो है 3 वेदों की रचना होती है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इस प्रकार से कुल मिलाकर जो है 4 वेद की रचना हुई, ठीक है, जिनसे हम जो है वैदिक सभ्यता का इतिहास पढ़ते हैं। ये तुम्हारा बैकग्राउंड के रूप में पृष्ठभूमि के। और आज हम लोग जो है जो वैदिक सभ्यता को 2 खंडों में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। पहला खंड है पूर्व वैदिक काल, जिसे हम लोग जो है ऋग्वैदिक काल भी बोलते हैं। दूसरा कौन सा? उत्तर वैदिक काल। यानी कि पूर्व वैदिक काल में जो है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व का इतिहास पढ़ेंगे। उसके बाद इतना अध्ययन करने के बाद हम लोग जाएंगे उत्तर वैदिक काल में, जिसमें 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो यही हमारा क्लास है पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल में जो है 2 चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे, एक करेंगे सामाजिक जीवन, दूसरा राजनीतिक जीवन। याद रखना, अगर किसी भी सभ्यता का तुम्हें डिटेल जानकारी चाहिए तो किसी भी सभ्यता के संदर्भ में अगर देखते हैं तो 4 जीवन हमको देखने को मिलता है। एक राजनीतिक जीवन, दूसरा सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन। 4 क्षेत्र मिलते हैं जीवन के क्षेत्र, और इन 4 क्षेत्रों का अगर अध्ययन कर लेते हैं तो उसमें जो है ना सिर्फ हम सभ्यता को भली भांति समझ पाते हैं, बल्कि उन सभ्यता से जो भी बेसिक क्वेश्चन बनते हैं या फिर जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, उनको हम इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है पूर्व वैदिक काल में। पूर्व वैदिक काल का 2 क्लास होगा, ठीक है। एक क्लास में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं सामाजिक जीवन, साथ ही साथ जो है राजनीतिक जीवन। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे धार्मिक जीवन और आर्थिक जीवन, ठीक है। ये धार्मिक प्रचलन कैसा था, कौन कौन से देवता हुए, किनका पूजा विशेष रूप से किया जाता था, और साथ ही साथ आर्थिक जीवन में हम लोग डिस्कस करेंगे उन लोग का कौन सा मुख्य कार्य था, ठीक है। उन लोग का जो है पशुचारण पर आधारित था उनका दिनचर्या, और साथ ही साथ जो है कृषि गौण कार्य था, कृषि हल्का फुल्का होता था, और मुख्य रूप से जो है पशुपालन क्या करता था आर्य लोग, ठीक है, वैदिक सभ्यता के लोग। तो इनको हम लोग पढ़ेंगे। सामाजिक जीवन यानी सामाजिक संरचना कैसी थी, वहाँ पर जो है कैसा परिवार रहता था, और साथ ही साथ जो स्त्रियों का कैसा स्थिति था, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम लोग करेंगे सामाजिक जीवन में। और राजनीतिक जीवन में मुख्य रूप से देखने की कोशिश करेंगे कि वैदिक सभ्यता के जो लोग थे यानी आर्यन लोग जो थे, उनका जो है राजनीतिक जीवन कैसा था, वहाँ पर सत्ता का संचालन कैसे होता था, और साथ ही साथ जो है उनका न्यायिक व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था इत्यादि के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, शासक के बारे में जानने का कोशिश करेंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सामाजिक जीवन को। तो याद रखना जी, जैसा कि तुम लोग को पता है, अगर पिछला क्लास क्या होगा तो हम बताए थे सिंधु घाटी सभ्यता जो है मातृसत्तात्मक सभ्यता था, ठीक है, मातृप्रधान सभ्यता था। ऐसा इसलिए क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है उत्खनन के दौरान काफी मात्रा में जो स्त्रियों की मूर्ति प्राप्त हुआ है, इससे पता लगाया जा सकता है सिंधु घाटी सभ्यता जो है कैसा था, मातृसत्तात्मक। तत्पश्चात क्या होता है, जब वैदिक सभ्यता का विकास होता है उसका अपोजिट होता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है मातृसत्तात्मक था, लेकिन वैदिक सभ्यता जो है पितृसत्तात्मक हो गया। कैसा हो गया? पितृसत्तात्मक, पितृप्रधान, इसमें पिता की प्रधानता हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है पितृसत्तात्मक, यानी कि वैदिक सभ्यता का जो समाज था कैसा था? पितृसत्तात्मक, यानी कि पिता की प्रधानता थी। और इसके अपोजिट अगर सिंधु घाटी सभ्यता में जाए तो किसी प्रधानता थी? माताओं की सभ्यता, ठीक है, जिसको मातृप्रधान सभ्यता भी कह सकते थे, ठीक है। तो यह पितृसत्तात्मक सभ्यता थी। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर जो है संयुक्त परिवार का प्रचलन था, क्योंकि
वैदिक कालीन बहुत ऐसे भवन मिले हैं जो बड़े आकार में हैं, आकार में बड़े हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि संयुक्त परिवार का प्रचलन था, ठीक है। और उस समय जो है दादा दादी, नाना नानी और पोता पोती सब के लिए जो है नप्त्री शब्द का यूज किया गया है ऋग्वेद में, ठीक है। याद रखना चीज़ों को, नप्त्री। तो इससे जो है हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वैदिक सभ्यता के जो लोग थे उन समय जो है पितृसत्तात्मक था, और साथ ही साथ कैसा था, संयुक्त परिवार का प्रचलन था। संयुक्त रूप से मिलकर लोग रहते थे, अलग अलग नहीं रहते थे, ठीक है। और सबसे छोटी इकाई होता था कुल या परिवार, ठीक है। और कुल या परिवार का एक मुखिया होता था पिताजी, ठीक है। और पिताजी को जो है कुलप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुलप कहा जाता था, ठीक है। याद रखना यहाँ तक चीजों को। तो समाज की सबसे छोटी इकाई होती थी कुल या परिवार, और कुल परिवार का मुखिया जो होता था, प्रधान जो होता था, पिताजी होता था। चूंकि हम जानते हैं पितृसत्तात्मक परिवार है तो पिता मुखिया हो गया, और उसको जो है ऋग्वेद में क्या कहा गया है? कुलप कहा गया। क्या कहा गया है? कुलप। यहाँ तक समझ गए। अब जो है आगे बढ़ते हैं। वर्ण व्यवस्था का प्रथम बार उल्लेख हमें ऋग्वेद से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? ऋग्वेद से। और वर्ण व्यवस्था का जो है उस समय बल्कि जन्म आधारित नहीं था। अभी क्या बाद के वर्षों में हम क्या देखते हैं कि अभी भी वर्तमान में क्या देखते हैं, जिस कास्ट में जन्म होता है उसी कास्ट का बच्चा कहलाता है, ठीक है। अगर मान लो कोई डोम जात से बिलोंग करता है तो उसका बेटा भी जो होगा डोम कहलाएगा। कोई हरिजन है तो हरिजन कहलाएगा, कोई मंडल है तो मंडल में चला जाएगा, यादव है तो यादव में चला जाएगा, ठीक है। तो इस वर्तमान में क्या देख रहे हैं? जन्म आधारित है वर्ण व्यवस्था, ठीक है। जात पात जो है जन्म पर आधारित है। लेकिन ऋग्वेद में जो है कर्म आधारित था। कैसा वर्ण व्यवस्था था? कर्म आधारित। और इनकी जानकारी हमें 9वें मंडल से मिलती है। कहां से मिलती है? 9वें मंडल से। चूंकि हम जानते हैं ऋग्वेद कितने मंडलों में विभक्त है? 10 मंडलों में, ठीक है। और 10 मंडलों में से जो है कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का चर्चा 9वें मंडल में है। जबकि पुरुष सूक्त के अनुसार जो है वर्णों का उत्पत्ति, 4 वर्णों का जो विकास हुआ, उत्पत्ति हुआ, उसका जानकारी हमें 10वें मंडल से प्राप्त होता है। तो याद रखना यहाँ पर चीजों को। तो ऋग्वेद में कहा गया है, ऋग्वेद में, ठीक है, कि ऋग्वेद में जो है वर्ण व्यवस्था का विकास जो है कर्म आधारित था, ना कि जन्म आधारित। तो कर्म आधारित एक उसमें जो है एक व्यक्ति होता है, वो कहता है हम जो है कवि है, हमारा पिताजी वैद्य है और हमारी माँ जो है आटा चक्की चलाती है। इससे पता चलता है कि उस समय वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित न होकर कर्म आधारित था। जो थोड़ा पढ़ लिख लेता था, विद्याध्ययन कर लेता था, तो जो ब्राह्मण में चला जाता था, और जिसके पास थोड़ा शक्ति होता था, ठीक है, और उनको जो है क्षत्रिय बना दिया जाता था। दैट मीन्स युद्ध करने में, कबीला का रक्षा करने में, ठीक है, जिसके पास शक्ति होता था उस सैनिक में भर्ती हो जाता तो क्षत्रिय कहला गया। और जिसका बुद्धि थोड़ा स्ट्रांग है, पढ़ लिख लिया, किस में चला जाएगा? ब्राह्मण में चला जाएगा, ठीक है। और जो अत्यंत पिछड़ा है उसको शूद्र में कहला जाएगा, सेवा सत्कार करने का काम करता था, ठीक है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं। तो वर्ण व्यवस्था का विकास जो ऋग्वेद में हम देखते हैं जन्म आधारित न होकर बल्कि कैसा था? कर्म आधारित था। जैसा काम करो वैसा वर्ण बन जाओ, वैसे जात में चले जाओ, ठीक है। जैसे कि एक ही घरों में हम देखें कि 3-3 वर्णों का आदमी देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10वें मंडल के बारे में समझ गए। 10वें मंडल में जो है पुरुष सूक्त, और पुरुष सूक्त में जो है 4 वर्णों का उत्पत्ति कैसे हुआ, यानी 4 वर्ण कौन कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनका विकास का चर्चा जो है पुरुष सूक्त में दिया गया है। किसमें, कौन से मंडल में? 10वें मंडल में, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जानते हो, अब हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे कि उस समय का जो समाज था, वैदिक कालीन जो सभ्यता था, उस समय स्त्रियों का कैसा स्थिति था। अभी की तुलना में बहुत ही बेहतरीन स्थिति था स्त्रियों का, ठीक है। यहाँ देख पा रहे हो तुम लोग, जैसे लिखे हैं बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा नहीं था, ठीक है। बाल विवाह भी प्रचलन में नहीं था कि बचपन में ही शादी कर देना। बाद के वर्षों में हमें देखते हैं कि जब इतिहास हम पढ़ते हैं तो महात्मा गांधी से पहले का इतिहास अगर पढ़े, महात्मा गांधी का भी देखते हैं 13 वर्षों में उनका शादी हो जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बाल विवाह का सूचक है। तो क्या देखते हैं, देखो ऋग्वेद में सब चीज बेहतर था। स्त्रियों की स्थिति अगर हम एक डायग्राम के रूप में देखें तो प्राचीन काल में स्त्रियों का स्थिति उच्च था, उसके बाद डाउनफॉल आता है, फिर नीचे गिरता है महिलाओं की स्थिति। फिर भारत में जो है पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह तरह तरह वगैरह वगैरह हो जाता है 17वीं शताब्दी के आसपास। पुनः जो है आजकल जो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इत्यादि बहुत सारा योजना ला रहा है सरकार, और स्त्रियों को, महिलाओं को आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहा है। तो वर्तमान में थोड़ा महिलाओं की स्थिति में जो है सुधार आया हो, सती प्रथा, बाल विवाह इत्यादि का थोड़ा निपटारा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से महिलाओं की स्थिति है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उस समय जो है ना ही बाल विवाह था, ना ही सती प्रथा था। सती प्रथा क्या होता है, अगर पति का मृत्यु हो जाता था तो पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाता था, इसको क्या कहा जाता था? सती प्रथा, ठीक है। और साथ ही साथ जो है पर्दा प्रथा भी नहीं था। पर्दा प्रथा क्या होता है, महिलाओं को जो है पर्दा के अंदर रखा जाना, अर्थात घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाना। दैट मीन्स उसमें
भारत का जब इतिहास पढ़ते हैं क्या देखते हैं, बीच में जो होता है कि महिलाओं को जो है घर में बंद रखा जाता है, यानी कि पर्दा प्रथा होता है। उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए, अरे घर से बाहर निकलेगा तब तो विद्याधन करेगा ना, पढ़े लिखेगा, विकसित होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, घर के अंदर रहो, ठीक है। घर से बाहर भी निकलना जो है अनर्थ समझा जाता था महिलाओं का। तो इस तरह से जो है ना प्राचीन काल में व्यवस्था थी। लेकिन ऋग्वेद में, ऋग्वेदिक कालीन सभ्यता, अगर वैदिक सभ्यता का अध्ययन करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन था उस समय की स्थिति महिलाओं का। ना ही बाल विवाह था, ना ही सती प्रथा था, ना ही पर्दा प्रथा था, और विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन था। अगर पति मर गया तो फिर से शादी कर सकती थी, ठीक है। और साथ ही साथ जो है उपनयन संस्कार था। उपनयन संस्कार का मतलब होता है शिक्षा का संस्कार। हम जानते हैं भारत संस्कृति में जो है 16 प्रकार के संस्कार किए जाते। कितने प्रकार के? 16 प्रकार के। और 16 संस्कारों में से जो है, ठीक है, उपनयन संस्कार 10वां संस्कार है। कौन संस्कार है? 10वां संस्कार। इसका मतलब होता है कि शिष्य को जो है गुरु के घर ले जाना, ठीक है। उस समय क्या कर सकते हैं, महिलाओं में अगर उपनयन संस्कार होता था, इसका मतलब होता था लड़कियां भी गुरु के पास जा सकती थी, विद्याधन कर सकती थी। जैसे कि यहाँ पर लिखे हैं शिक्षा का अधिकार प्राप्त था, महिला लोग शिक्षा भी ग्रहण करती थी ऋग्वेद काल में, ठीक है। और साथ ही साथ जो है नियोग प्रथा था। नियोग प्रथा क्या होता है? नियोग प्रथा, जब पति मर जाता था तो महिला जो है अपने देवर से शादी करके रह सकती थी, ठीक है। ऐसा व्यवस्था था किस काल में? ऋग्वेदिक काल में। और साथ ही साथ जो है अमाजु एक शब्द है। अमाजु क्या होता था? जो महिलाएं आजीवन अविवाहित रहता था उनके लिए एक शब्द अमाजु यूज किया गया। याद रखना चीज़ों को। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि ऋग्वेदिक काल में जो अमाजु का अर्थ क्या होता था, जो आजीवन अविवाहित स्त्री रहता था, जो कभी शादी नहीं करता, तो उसको क्या कहा जाता था? अमाजु। यहाँ तक समझ गए? तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो वैदिक काल में हम कहते हैं, पूर्व वैदिक काल में क्या देखते हैं कि मांसाहारी व शाकाहारी दोनों प्रकार के लोग रहते थे, ठीक है। दोनों प्रकार के भोजन करते थे, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। जैसा कि हम सिंधु घाटी सभ्यता में देखे थे, दोनों प्रकार का भोजन करता था, शाकाहारी और मांसाहारी, ठीक है। तो वैदिक काल में भी वही देख रहे हैं कि लोग किन प्रकार का भोजन कर रहा है, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के, ठीक है। और वहां पर जो है पूर्व वैदिक काल में 2 प्रकार का विवाह था। एक अनुलोम विवाह, दूसरा प्रतिलोम विवाह, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हो। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह को समझते हैं। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह क्या था? अनुलोम विवाह का मतलब होता था जब उच्च वर्ण का पुरुष होता था, ठीक है, और निम्न वर्ण की महिला होती थी, इनके बीच जब शादी होता था उन्हें अनुलोम विवाह कहा गया। प्रतिलोम का मतलब होता उल्टा। प्रतिलोम विवाह क्या होता था? जब उच्च वर्ग की महिला होती थी और निम्न वर्ग का पुरुष होता था, इन विवाह को जो है प्रतिलोम विवाह कहा जाता था, ठीक है। तो इसको जो है उस समय वैदिक काल में देखते हैं, पूर्व वैदिक काल में 2 प्रकार का विवाह था। कौन कौन सा? अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह क्या हुआ? जब उच्च वर्ग का पुरुष रहेगा, निम्न वर्ग की महिला रहेगी, जब दोनों में शादी होगा, ऐसा शादी क्या कहलाता था? अनुलोम। जस्ट अपोजिट प्रतिलोम। अब प्रतिलोम में क्या समझते हैं? जब उच्च वर्ग की महिला रहती है, निम्न वर्ग का पुरुष रहता है, तो इनमें जब शादी होता है, इनको क्या कहा गया? प्रतिलोम विवाह। तो दोनों प्रकार का विवाह था, ठीक है। तो अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह को समझे। अब जो है उसमें मनोरंजन के लिए ना, पूर्व वैदिक काल में तरह तरह का साधन था। एक पासा था, साथ ही साथ नृत्य संगीत भी था, ठीक है। ये सब था मनोरंजन का साधन। किन लोगों का? पूर्व वैदिक लोगों का या फिर ऋग्वैदिक लोगों का, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर से एक बार री कर दे रहे हैं। देखो हम लोग क्या सीखे। हम लोग सीखे कि वैदिक काल का जो लोग था, उस समय का जो समाज था, पितृसत्तात्मक था, पितृ प्रधान था, ठीक है। और पिता की प्रधानता होती थी, और साथ ही साथ संयुक्त परिवार का प्रचलन था। कैसा परिवार? संयुक्त परिवार। और साथ ही साथ जो है समाज की सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार होती थी, और इनका जो प्रधान होता था, मुखिया होता था, उसको कौन होता था? पिता होता। और पिता को क्या कहा जाता था? कुलप। क्या कहा जाता था? कुलप। यहाँ तक समझ गए। अब वर्ण व्यवस्था के बारे में 2 मंडल, एक 9वां मंडल, एक 10वां मंडल। 9वें मंडल में क्या जाने कि 9वें मंडल में जो है वर्ण व्यवस्था की जो चर्चा किया गया है, जन्म आधारित न होकर बल्कि कैसा था? कर्म आधारित, ठीक है। कर्म के आधार पर जो है वर्णों को बांटा गया था, ठीक है। उसके बाद जब 4 वर्णों की उत्पत्ति के संदर्भ में बात करें तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो है 4 वर्णों की उत्पत्ति के बारे में चर्चा किया गया है। कौन सा 4 वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसके बाद हम लोग समझे कि उसके बाद हम लोग समझे महिलाओं की स्थिति। महिलाओं की स्थिति के बारे में समझे कि ऋग्वैदिक काल में जो है महिलाओं की स्थिति बहुत ही सुंदर थी, अति उत्तम थी। इसलिए बढ़िया था महिलाओं की स्थिति, क्योंकि उस समय हम देखते हैं ना ही सती प्रथा था, ना ही जो है पर्दा प्रथा था, ना ही जो है बाल विवाह था। इन सारा जो कुरीति होता है ना, एक तरह से ये सब
सबका सब नहीं था, और साथ ही साथ वहाँ पर विधवा विवाह, विधवा फिर से शादी कर सकती थी, साथ ही साथ जो है शिक्षा का अधिकार, शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, और साथ ही साथ जो है एक नियोग प्रथा प्रचलन में था। नियोग प्रथा क्या होता था कि पति का मृत्यु होने के बाद महिला किससे शादी कर सकता था, देवर से। यहाँ तक समझे। और ये भी समझे कि उस समय का लोग जो है दो प्रकार के भोजन करते, शाकाहारी और मांसाहारी। उसके बाद हम लोग समझे दो प्रकार विवाह था, कौन कौन सा, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह को समझ चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। अब समझे कि मनोरंजन के साधन के बारे में। तो मनोरंजन का दो तीन प्रकार का साधन था, साथ ही साथ नृत्य संगीत, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग आते हैं कौन से जीवन के बारे में, पॉलिटिकल लाइफ के बारे में, ठीक है, राजनीतिक जीवन के बारे में। तो राजनीतिक जीवन के बारे में मुख्य रूप से हम लोग समझेंगे कि ऋग्वैदिक कालीन जो लोग था उनका जो है प्रशासन कैसे चलता था, एक व्यवस्थित जीवन कैसे जीता था, कौन कौन से अधिकारी होते थे, राजा कितना शक्तिशाली होता था, क्या उनके पास सैनिक व्यवस्था था, क्या उसे न्यायिक अधिकार था, इन सारी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो देखो, राजनीतिक जीवन में याद रखना है कि प्रशासनिक इकाई की अगर बात करें तो 5 प्रशासनिक इकाई थी। कितना था? 5। प्रशासनिक इकाई का मतलब हो गया प्रशासन चलाने के लिए जो है ना, पूरे राष्ट्र को जो है 5 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? सबसे छोटा इकाई कुल या परिवार होता है, जैसा जस्ट हम लोग पढ़े कि समाज का सबसे छोटा इकाई कौन सा होता था? कुल या परिवार। तो ये है सबसे छोटा इकाई कुल या परिवार होता था, ठीक है, जिसका प्रधान कौन कहलाता था? कुलप। और कुलप कौन होता था? पिता होता था। कौन होता था? पिता। उसके बाद जो है कुलों से जो है ग्राम का निर्माण होता था, ठीक है, बहुत सारे परिवार मिलकर जो है किसका निर्माण करते थे? ग्राम का, ठीक है, गांव का। और यहाँ का जो प्रमुख होता था उन्हें ग्रामनी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ग्रामनी। और कई ग्राम मिलकर विष का निर्माण करते थे। कई ग्राम मिलकर किसका निर्माण करते थे? विष का। और विष का जो प्रमुख होता था उन्हें जो है विषपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विषपति। और कई विषों से मिलकर जनों का निर्माण होता था, जन का निर्माण होता था। जन का जो प्रधान होता था या प्रमुख होता था, ठीक है, वो कहलाता था जनपति, ठीक है, जनपति बोल सकते हैं, या फिर इसको जो है पुरोहित भी बोल सकते हैं, ठीक है, जनपति या फिर पुरोहित। और लास्ट में होता था राष्ट्र, और राष्ट्र को संभालने के लिए कौन होता था? राजा। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि ऋग्वैदिक कालीन लोगों के बारे में हमसे समझे। प्रशासनिक इकाई को 5 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 5 भागों में। सबसे छोटी इकाई कुल, कुल के बाद कई कुलों से किसका निर्माण होता था? ग्राम का। ग्राम से जो है विष का निर्माण, विष से जन का, और जन से किसका निर्माण होता था? राष्ट्र का। और क्रमशः हम जो है अधिकारी को भी समझ लिए किस तरह शासन संभाला जाता था। अब जो ये लोग जो है ना कबीलाई समाज में बटे होते थे, यानी कि ऋग्वैदिक कालीन लोग जो था वह जनों या कबीलों में बटा हुआ था, ठीक है। और जब कबीलों में बटा होता था तो कबीलों का एक राजा होता था जो कहलाता था गोप। क्या कहलाता था? गोप, ठीक है, याद रखना चीजों को। तो ऋग्वैदिक कालीन जो समाज था किस में बटा हुआ था? जनों या फिर कबीलों में। ये लोग कबीलाई जीवन जीते थे, ठीक है, कबीलों में विभक्त था। और कबीला का एक राजा होता था जिन्हें क्या कहा गया है? गोप। क्या कहा गया है? गोप। यहाँ तक क्लियर। अब जानते हो आर्य लोगों को पंचजन भी कहा गया। पंचजन इसलिए कहा गया है क्योंकि ना 5 कबीलों में विभक्त था। कौन सा? अनु, द्रुहु, पुरु, तुर्वस, उसके बाद यदु। इन 5 कबीलों का उल्लेख है ऋग्वेद में, ठीक है, याद रखना चीजों को, समझ गए। उसके बाद जानते हो आर्य लोगों का जो प्रशासनिक व्यवस्था था राजतंत्रात्मक था। कैसा था? राजतंत्रात्मक। हालांकि राजाओं का अधिकार सीमित था और कुछ स्थानों पर देखा गया है गणतंत्र भी था, ठीक है। एक तरह से हम कह सकते हैं राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक दोनों का मिश्रित प्रशासन चलता था, ठीक है, मिला जुला स्वरूप देखने को मिलता है। उसके बाद जो है राजा का अगर मुख्य रूप से कार्य समझें तो राजा का मुख्य कार्य होता था कबीले की रक्षा करना। किसकी रक्षा करना? कबीले की रक्षा करना, ठीक है, कबीला का रक्षा करना। और साथ ही साथ उस समय होता था कि एक कबीला दूसरे कबीले से लड़ाई करता था, और उस समय मुख्य रूप से लड़ाई करने का एक ही मकसद होता था, क्षेत्र विस्तार करना नहीं बल्कि धन संपत्ति अनाज लूटना, ठीक है, ऐसा होता था, जिसको आगे चर्चा करेंगे। तो कबीले की रक्षा करना। और इसी वजह से ऋग्वेद में राजा को गोप्ताजनस कहा गया है। इसका मतलब हो गया कबीले का संरक्षक, जो अपना कबीला है। जैसे हम समझ गए कि ऋग्वैदिक काली लोगों का जो कबीला कितने भागों में विभक्त था? 5 भागों में। और इन कबीला का जो राजा होता था, ठीक है, उसको क्या कहा गया है? गोप कहा गया है। और गोप का मुख्य रूप से काम क्या होता था? कबीले की रक्षा करना, ठीक है, गोप्ताजनस भी कहा गया है, अर्थात कबीले की रक्षा करने वाला। और साथ ही साथ इन्हें जो है पुराभेत्ता कहा गया। पुराभेत्ता का मतलब क्या होता है? नगरों पर विजय प्राप्त करने वाला, ठीक है, यहाँ तक समझ गए।
अब जानते हो उस समय जो है कर प्रणाली उतना विकसित नहीं था। एक कर था, मात्र एक ही कर है, बलि। और बलि क्या होता था, जो कि जनता के इच्छा पर आधारित था, जनता जितना मन उतना दे सकता है, ऐसा कोई बंधाबाद नहीं था। जैसे हम लोग जो है गांधी युग में पढ़ते हैं, 3 कठिया व्यवस्था, 3 कट्ठा नील का खेती करना अनिवार्य कर दिया था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, तुम्हारा जितना इच्छा है उतना कर दे सकते हो, ठीक है। और उन कर को क्या कहा जाता था, बलि। क्या कहा जाता था, बलि, जो जनता की इच्छा पर निर्भर करता था। उसके बाद जो है उस समय जो है ना नियमित व अस्थायी सेना का अभाव था। जो कबीला का शासक होता था, जो क्या कहलाता था, गोप, ठीक है, उनके पास अस्थायी सेना नहीं होते थे। जब कबीला कबीला के बीच युद्ध होता था उस समय जो है सैनिक लोग युद्ध करने के बाद क्या होता था, ठीक है, फिर वह जो है आम नागरिक का जनजीवन जीने लगता था, ठीक है। कोई अस्थायी सेना नहीं था, चूंकि हम जानते हैं राजा को उस समय सीमित अधिकार था, ठीक है। और साथ ही साथ राजा उतना धनवान नहीं होते थे। जब चूंकि राजा धनवान नहीं होंगे तो सैनिक रखने के लिए चाहिए कि सैनिक को वेतन देगा, खाना पीना सारा चीज देखभाल करने में बहुत धन संपत्ति खर्चा होगा। तो चूंकि राजा खुद उतना पावरफुल नहीं होता था, शक्तिशाली नहीं होता था, इसलिए उनके पास जो है सैनिक रखना भी नामुमकिन होता था। इसलिए जो है इनके पास जो सेना होती थी वो अस्थायी सेना थी, जो युद्ध के समय युद्ध लड़ती थी, तत्पश्चात क्या करती थी, साधारण नागरिक का जीवन जीने लगता था, ठीक है। उसके बाद जो है जनतांत्रिक व्यवस्था की बात करें तो चूंकि हम जानते हैं राजा ना उतना शक्तिशाली, उतना योग्य नहीं होता था, इसलिए राजा का जो है, राजा को जो है सहयोग देने के लिए ना विभिन्न समितियों का गठन किया गया था, ठीक है। तो राजा को सपोर्ट करने के लिए कौन कौन सा, सभा, समिति व विदत, 3 ही समिति थे, ठीक है, 3 ही कमिटी कह सकते हैं जिसको हम लोग, ठीक है, राजा की सहायता के लिए। चूंकि राजा उतना योग्य नहीं था तो इसलिए राजा की सहायता के लिए जो है 3 कमिटी बनाई गई थी। कौन कौन सा, सभा, समिति और विदत। इन तीनों के बारे में समझते हैं। सभा, समिति क्या होता था, समिति होता था आम सभा, ठीक है। अब आम सभा का मतलब हो गया इसमें आम गरीब लोग जो है, नागरिक लोग शामिल होते थे। और समिति में महिलाओं को भी प्रवेश दिया गया था, महिला लोग भी, चूंकि उस समय हम जानते हैं महिला लोग भी पढ़ी लिखी होती थी, इसलिए समिति में भाग लेती थी, ठीक है। समिति होगी, और साथ ही साथ सभा, सभा होती थी कुलीनों की संस्था। कुलीनों अर्थात समाज में जो है पढ़े लिखे लोग, जो उच्च वर्ग के लोग होते थे, उनका एक संस्था होता था सभा। हालांकि सभा जो है समिति से छोटा था, फिर भी इनका महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है। और साथ ही साथ जो है एक विदत के बारे में याद रखना है। विदत जो है उपज, लूट व बंटवारा, यानी कि कबीला कबीला भी जब युद्ध होता था वहां से जब अनाज लूट कर लाते थे, उनको कैसे किस रूप में बांटना है, इनका जो है निराकरण कौन करता था, विदत। और यह जो है सबसे पुरानी संस्था थी कि ऋग्वैदिक कालीन लोगों की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी, विदत। और साथ ही साथ याद रखना समिति और विदत, इन दोनों में जो है महिलाओं का प्रवेश अनिवार्य था। दैट मीन्स ये हुआ कि समिति और विदत दोनों में महिलाओं को भी शामिल किया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ जाता है, क्या समिति में महिलाओं को शामिल किया गया था, तो हाँ, चूंकि इसमें आम सभा था तो पुरुष के साथ साथ महिला भी भाग लेती थी। और साथ ही साथ जो है विदत जो होता था उसमें महिलाओं को शामिल किया गया था। तो तीनों समिति के बारे में समझ गए। समिति हो गया आम सभा, उसके बाद जो है सभा के बारे में याद रखना है। सभा जो है कुलीनों की संस्था थी, जिसमें समाज के पढ़े लिखे या उच्च वर्ग के लोग होते थे, इसमें शामिल होते थे। और विदत जो होता था उपज या फिर लूट टूट का जितना भी सामान अनाज होता था, उनको किस रूप में विभाजित करना है, बांटना है, बंटवारा करना है, इन सब का जो है, इन सब को कार्य को करने वाला कौन सा होता था, विदत। और ये सबसे प्राचीन संस्था थी। अगर न्यायिक व्यवस्था की बात करें तो विशेष रूप से न्यायिक व्यवस्था स्पष्ट रूप से सामने नहीं निकल कर आता है, क्योंकि राजा उतना शक्तिशाली नहीं होता है। तो न्यायिक कार्य प्रायः जो है इन तीनों समितियों के द्वारा किया जाता था। कौन कौन सा, सभा, समिति और विदत के द्वारा ही किया जाता था। तो आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा। एक बार री कर दे रहे हैं इसके बारे में। तो याद रखना, अगर ऋग्वैदिक कालीन लोगों के बारे में जानना चाहें, वैदिक कालीन लोगों के बारे में जानना चाहें, प्रशासनिक इकाई जो है 5 थे, ठीक है। सबसे छोटी इकाई कुल होता था, उससे बड़ा ग्राम होता था, और कई ग्राम मिलकर जो है विश्व का निर्माण करते थे, कई विश्व मिलकर जो है जन का निर्माण करते थे। जन का मतलब कबीला का यहाँ पर अर्थ दे रहा है, ठीक है। जन का तात्पर्य कबीला है, और कई कबीला मिलकर किसका निर्माण करता था, राष्ट्र का। और ऋग्वैदिक कालीन लोग जो है जनों या कबीलों में विभक्त था, और कबीला के कर राजा होता था, जिनको क्या कहा गया है, गोप कहा गया है। गोप का मुख्य रूप से कार्य क्या होता था, कबीला की रक्षा करना, ठीक है। इसी वजह से ऋग्वेद में जो है इन्हें कहा क्या गया है, गोप्ता जनस कहा गया है, ठीक है। साथ ही साथ पुराभित्ता कहा गया है। और गोप्ता जनस का मतलब हो गया कबीले की रक्षा करने वाला, कबीले का संरक्षक। और पुराभित्ता का मतलब हो गया नगरों पर विजय प्राप्त करने वाला, ठीक है। उसके बाद जो है कर प्रणाली की बात करें तो उसमें जो है एक बलि नामक एक कर था, जो कि जनता की इच्छा पर डिपेंड था, ठीक है।
इसके अलावा जो है राजा चूंकि उतना योग्य और शक्तिशाली नहीं था, इसलिए राजा की सहायता के लिए जो है कई समितियां बनाई गई थी। कौन कौन समिति था? एक था सभा, उसके बाद समिति और विदत। सभा क्या था? सभा जो है कुलीनों की एक संस्था थी जिसमें पढ़े लिखे और उच्च वर्ग के लोग रहते थे। सभा क्या होता था? आम सभा, जिसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया था। और एक विदत जो थी, विदत के अंतर्गत याद रखना, इनके द्वारा जो है उपज, साथ ही साथ लूट कर लाए गए सामान, ठीक है, इनको बंटवारा करने के बारे में जो है कार्य जो सौंपा गया था, किसको था? विदत को। यानी कि विदत को जो है लूट कर लाए गए सामान को बंटवारा करने का जिम्मा सौंपा गया था, किसको? विदत को। विदत में भी महिलाओं का स्थान था। इसका मतलब हो गया कि महिलाओं को भी शामिल किया गया था, किसमें? विदत में। तो याद रखना दो चीज़ों में, किसमें किसमें? समिति और विदत, दोनों महिलाओं को शामिल किया गया था। और अगर सेना की बात करें तो राजा के पास ना नियमित सेना नहीं था, स्थायी सेना, बल्कि अनियमित था। जब युद्ध होता था उस समय जो है युद्ध लड़ने के पश्चात सैनिक लोग जो है आम जीवन जीने लगता था, ठीक है। और उसके बाद हम लोग समझे कि न्यायिक अधिकार शासकों को प्राप्त नहीं था। चूंकि सीमित अधिकार था तो राजा के पास ना कोई न्यायिक अधिकार नहीं था, बल्कि जो भी फैसला उसला न्यायिक कार्य किया जाता था इस समितियों के द्वारा ही। कौन कौन समिति? सभा, समिति और विदत के द्वारा ही कर लिया जाता होगा। तो ये तुम्हारा हो गया पूर्व वैदिक काल का या ऋग्वैदिक काल का सामाजिक और राजनीतिक जीवन। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे धार्मिक जीवन, साथ ही साथ आर्थिक जीवन।